हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरी एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी सच्ची घटना है। अब मैं सीधा घटना पर आता हूँ। किसी चीज़ ने एक बच्चे को मार दिया था। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, वो जो कुछ भी था आज तक मैं उससे लड़ता आ रहा हूँ। बात दरअसल कुछ महीनों पहले की है। मैं पेशे से एक पार्क रेंजर हूँ और इस जॉब में दूर से देखा जाए तो कई सारी खुशियाँ मिलती हैं, जैसे कि आप बिछड़े हुए कई बार लोगों को उनकी फैमिली से मिलाते हो और जंगली जानवरों से आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसा सबको दूर से लगता है, पर हर बार ये सच्चाई नहीं होती। शाम का वक्त होने को था और मैं न्यू हैम्पशायर में था और तब मुझे वो कॉल आई। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और लोकेशन के लिए निकल पड़ा। दरअसल मैं बचपन से ही एक फॉरेस्ट रेंजर बनना चाहता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जॉब थी मेरे लिए। आप इससे कम से कम दुनिया से तो अलग रह सकते हैं। यही सब सोचते सोचते मैं क्राइम सीन पर पहुंच चुका था। वो एक पथरीली जगह थी जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पानी और खून हर तरफ फैला हुआ था। वो छोटा सा लड़का जिसकी उम्र महज 11 से 12 साल होगी, वो अपने खून से लथपथ, उसके अंग भी शत विशत पड़े हुए थे। मैं उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बस वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हालत में था। उसकी हालत पहचानने लायक भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने उसे आधा खाया और आधा वैसे ही छोड़ दिया। और भगवान से बस मेरी इतनी ही आशा थी कि काश उसको मौत जल्दी मिल गई हो, ताकि वो तड़पा ना हो। जैसे जैसे मैं अपने पहले के पहुंचे हुए ऑफिसर्स की रिपोर्ट सुन रहा था, मुझे और ज़्यादा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ गए थे और अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर, उस लड़के की माँ जिस तरह रो रही थी, उसे देखकर मेरा भी दिल पसीज गया। उसके पिता, उनके अंदर जितनी हिम्मत थी उससे उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में बाकी के फेडरल ऑफिसर्स भी वहाँ पर आ गए थे। हम सभी लोग उनके रोने चिल्लाने की आवाज़ों को इग्नोर करते हुए काम करने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोटोज़, सबूत इकट्ठा करना वगैरह वगैरह। आप माने या नहीं माने, पर लोग सोचते हैं कि शायद हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि हमें पड़ता है। मुझे अच्छे से पता है कि आज वहाँ पर उनका बेटा है और कल वहाँ पर हमारी फैमिली से भी कोई हो सकता है, पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर उनके पेरेंट्स के सामने हम भी ऐसे रोने लगेंगे तो वो क्या करेंगे? उनकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी। इसीलिए बस हम अपने दिल को पत्थर का कर लेते हैं और बस जब कभी गाड़ी में अकेले होते हैं उस समय रोते हैं। उसके बाद अपने काम पर वापस लग जाते हैं। मैं वहाँ पर साइट की तलाशी ले रहा था और उसी टाइम पर मुझे मेरे पुराने बॉस दिखे। वो थोड़े बूढ़े आदमी हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ था, जो कि वो बताते हैं कि काफ़ी साल पहले लगा था। अच्छी खासी एज होने के बाद भी वो उतने बूढ़े लगते नहीं हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। उनके साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है और सच कहूँ तो वो मेरे लिए बॉस से बढ़कर एक फैमिली थे। जैसे ही मैंने देखा, मैंने उनको इशारा किया। फोटोग्राफर्स के साइड में से निकलता हुआ मैं उनके पास पहुँचा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा और उस बच्चे की ओर देखने लगे। उसके बाद उन्होंने एकदम से अपना मुंह फेरा और मानो इशारों इशारों में मुझसे बोल दिया कि मेरे पीछे आओ। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो कुछ बताना चाहते हैं। वो मुझे शायद कुछ दिखाना भी चाहते थे। उन्होंने अपने जैकेट के साइड वाले एरिया से एक फोल्डर निकाला और उसे मेरे हाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, लगता है तुम बढ़ रहे हो आगे, तो ये अब तुम्हारा एरिया है। हाँ, अभी बस थोड़े टाइम पहले मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप यहाँ कैसे? आपको तो कौन कौन ने किया गया था?
मैंने उनके हाथ में से वो फोल्डर लेते हुए कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसके अंदर है क्या। मैं तब तक उसे खोलकर देख नहीं रहा था जब तक वो मुझसे बोल ना दे। हाँ, मैं गया था वहाँ पर, काफ़ी समय हो गया मुझे। मैंने शुरुआत यहीं से करी थी वैसे। जब ब्यूरो से खबर मिली कि यहाँ पर इस तरह का केस हुआ है तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। देखो, यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बच्चों की मौत इस तरह हुई है। मैंने वो फोल्डर खोला और वो देखने लगा कि आखिर उसमें है क्या। जब मैंने उसे ओपन करा तो पाया कि उसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थी उन बच्चों की जो कि जंगल में आकर खो जाते थे। उनके शरीर के चिथड़े हुए पड़े थे और उनका खून पेड़ों पर लगा रहता था। इतने भयानक दृश्य थे उन तस्वीरों में कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन्हें देख ही रहा था कि मेरे बॉस ने अपनी बात पूरी करते हुए बोला, हमें काफ़ी समय लगा उन्हें ढूंढने के लिए। हम काफ़ी समय तक उन्हें ढूंढते रहे। हम कोशिश कर रहे थे कि हम उन्हें ठीक कर देंगे, चीज़ें सुधर जाएंगी। मैंने 30 आदमी भेजे। उनके पास इतनी गोलियां थी कि वो किसी हाथी तक को मार सकते थे। जो हमें मिला वो थी 2 मौतें और एक ऐसी चीख जो कि मैं अपने सपनों में भी नहीं भूल सकता। आसपास के लोग कहते हैं कि किसी तरह का शैतान है वो। कोई अमेरिकन ही था और उसे यहाँ के लोगों ने श्राप दे दिया क्योंकि वो यहाँ पर उनके ऊपर ज़्यादती कर रहा था। मैं नहीं कहता कि मैं उन्हें कसूरवार ठहराता हूँ। मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं। आपकी बात सुनकर लगता है कि शायद आप इस बात पर यकीन करते हैं। मैंने ऐसा बोलकर थोड़ा हंसने की कोशिश करी, पर उनका चेहरा लगातार मुझे घूर रहा था, जो कि बता रहा था कि वो मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो मेरी तरफ एक कदम आगे आए और फोटोज़ की तरफ इशारा करते हुए मेरी आंखों में बिना पल के झपकाए उन्होंने बोला, मुझे उनमें से कुछ बच्चों को दफनाना पड़ा अपने हाथों में रबर के ग्लव्स पहन के। उनके माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही इतनी हिम्मत कि वो कफन को अफोर्ड कर सकें। उनकी आंखों में जो डर था वो मेरे को आज तक सताता रहा है। हर रात मुझे वो भयानक सपने आते हैं और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी यही चीज़ हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद उन्होंने मुझे एक नोट दिया जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे। उनकी बातों को सुनकर जानकर मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकाला और निकल पड़ा जंगल के एक सफ़र पर। मैं उस एरिया में पहली बार अंदर जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस जगह जा रहा हूँ और मेरी मंजिल क्या है। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे कम सड़क और गड्ढे वाली रोड ज़्यादा होती जा रही थी। कई घंटों तक ऐसे ही चलने के बाद मैं एक जगह पर आ गया और तब मुझे लगा कि शायद मैं कहीं खो गया हूँ। फिर मैंने दोबारा उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा। हाईवे से उतरकर 50 मील दूर, जहाँ पर लगेगा कि रास्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर अपने चारों ओर देखना। जंगल तुम्हें खुद ही रास्ता देगा। मुझे नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई और होता तो शायद इस बात को मज़े में ले लेता और छोड़ देता, पर मैं उनकी बात को ऐसे ही नहीं कर सकता था। मैं हमेशा से काफ़ी समय से उनके साथ रहा था। उन्होंने मुझे ट्रेन किया था और हर चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी थी। मेरे पापा इराक के किसी रेगिस्तान में मारे गए थे। उसके बाद मेरे पास बाप के आसपास की कोई भी चीज़ थी तो वो वही थे। मुझे उन पर पूरा भरोसा था। मैं फ्रंट सीट पर पड़ा हुआ कुछ सामान देख रहा था जो कि उन्होंने मुझे दिया था, जिनमें कुछ पैकेट थे सिगरेट के और एक छोटा सा नोट था जो कि मैं 2-3 बार पढ़ चुका था। बच्चे, मैं तुम्हारे साथ जाता पर अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मैंने खुद भी कई लाशें देख ली हैं। बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और तुम ठीक रहोगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपने आप को मजबूत करना। जो तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिगरेट की डिब्बी को हाथ में ऐसे ही उठाते हुए मैं इधर उधर देख रहा था। मेरे ख्याल से चलते चलते अब मैं इस जगह पर आ गया था जहाँ से कम आगे जाने का रास्ता तो मुझे दिख नहीं रहा था और दोनों तरफ मेरे था तो सिर्फ जंगल, घना जंगल।
मैं सोच में पड़ गया कि अब मुझे कहाँ जाना है और मैं गाड़ी रोक कर वहीं पर सोचने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि एकदम से तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी और जैसे ये हवाएं चली उसी समय मेरे दाहिने ओर मैंने देखा कि एक रास्ता सा बनता जा रहा था। दरअसल वहाँ पर कई सारी झाड़ियाँ थी जो कि तेज़ हवाओं के कारण अब एकदम से हटने लगी थी। चंद ही मिनटों में हवा के कारण वो रास्ता अब साफ हो चुका था। मैंने वापस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करा और धीरे धीरे चलाने लगा। मैं हैरान हो गया था ये सोचकर कि उनकी बात सही निकली। यहाँ पर जंगल ने खुद ही मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। उस रास्ते पर कुछ किलोमीटर अंदर जाने के बाद मैंने एक ऐसी जगह देखी जो कि शायद मैं कभी भी नहीं देख पाता या फिर किसी ने भी कभी ना देखी होगी। ऐसा लग रहा था वो जगह अनंत काल से बस छुपी हुई थी। और आप मानेंगे नहीं, वहाँ बीच जंगल में बीचों बीच सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर की तरफ। वो सीढ़ियाँ ऊपर कितना ऊपर तक जा रही थी मुझे दिख नहीं पा रहा था, पर मेरे लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यही थी कि वहाँ पर वो सीढ़ियाँ थी। अगर आप थोड़े भी पैरानॉर्मल चीज़ों के फ़ैन रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इस तरह की सीढ़ियों का क्या मतलब होता है। देखने से लग रहा था कि शायद ऊपर आसमान तक वो ऐसे ही जा रही हैं। हवा में एक अलग सा ही दबाव महसूस हो रहा था। उन सीढ़ियों के सामने खड़े होते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर किस चीज़ से सामना होने वाला था। फिर भी अपने हाथों को संभालते हुए मैं अपनी गाड़ी के पीछे गया और अपने साथ जो मैं एक बड़े से सूअर की लाश लेकर आया था उसे मैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसका पेट कटा हुआ था और उसको मैंने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी से बाहर निकाला और लगभग 5 मिनट लगे मुझे उसको वहाँ से निकाल कर उन सीढ़ियों के पास लाकर रखने में। उस सूअर की लाश में से बहुत बदबू आ रही थी। मेरे मन में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे। एक घटना जो उसी वक्त मेरे दिमाग में आई वो ये, जब मेरी स्टार्टिंग में नौकरी लगी थी उस टाइम पर एक बार जंगल में रात के समय पेट्रोल करते टाइम मुझे एक आदमी मिला था जो कि आधे शराब के नशे में था। उसने कहा जब भी उसे रात में जंगल में सीढ़ियाँ दिखी हैं उसे भूत दिखते हैं। उसके बाद उसने मुझसे ये भी कहा अगर तुम्हें कभी भी वो सीढ़ियाँ दिखे तो उनके पास जाने की सोचना भी मत, तुम कभी भी जंगल से जिंदा नहीं लौटोगे। उसे एक शराबी समझकर मैं वहीं पर छोड़कर चला गया था और शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि अगले 2 दिन बाद हमें उसकी लाश सड़ी हुई हालत में एक नदी के किनारे मिली थी। मुझे उस वक्त तो इस बात का मतलब समझ में नहीं आया था, पर अब जब मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था तो मैं बस शांत था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है। उस सूअर की लाश को उस सीढ़ी के सामने रखकर मैं अपनी गाड़ी के पास आया और हेडलाइट्स को ऑन करके उस लाश को देखता रहा और उन सीढ़ियों को भी, जो कि एक पता नहीं क्यों अजीब सा कैद खाना जैसा लग रहा था। पर शायद मुझे वो करना चाहिए था जो कि मुझे करने के लिए बोला गया था। उस सूअर को काट कर वहीं पर छोड़कर वापस चले आना और अगली सर्दियों से पहले लौट कर मत आना। ये थे मेरे इंस्ट्रक्शंस। पर वो मरे हुए बच्चे की लाश अब भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं थी। उसके मम्मी पापा के वो रोने की आवाज़ मेरे ऊपर एक बोझ बन रही थी। मैं चाहता था कि उन्हें सुकून मिले और सबको मिल जाए। जितने लोगों को उसने मारा है मैं उसका बदला ले लूँ। यही सोचते हुए मेरा हाथ मेरी बंदूक पर ऑटोमेटिकली चला गया और मैं उसी जगह पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा जिसने सबको मार दिया था। मैंने अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया और एकदम शांति से वहाँ बैठ गया, ये सोचकर कि मैं उसका शिकार आज करके रहूँगा। लगभग 1 घंटे तक मैं वहीं पर बैठा रहा, अपनी बंदूक को अपने हाथ में लिए हुए, अपने बदले का इंतज़ार करते हुए जो कि मैं उन सारे खूनों के लिए लेने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगा। वो बात अलग थी कि आज तक मैंने कभी भी किसी जिंदा चीज़ पर गोली नहीं चलाई थी। और तभी
मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे तेज चीख सुनी। सबसे तेज घुर्राने की आवाज़। मेरे कान मानो एकदम से फटने से लगे थे और वो चीख इतनी तेज थी कि मेरी गाड़ी का शीशा उस पर चटक आ गई थी। मैं चिल्लाया और ज़ोर से चिल्लाया। अपने हाथों से अपने आप को कवर करते हुए मैं गाड़ी का गेट खोलते हुए गाड़ी से बाहर निकला। पर मैं भागा नहीं, मैं कोई डरपोक नहीं था। पर जो चीज़ मेरे साथ हुई थी उसके कारण मैं सकते में तो ज़रूर आ गया था। और अब पता नहीं क्यों गाड़ी से बाहर आते ही मैं उस अंधेरी रात में इधर उधर जोर जोर से चिल्लाने लगा। अपनी बंदूक को सामने की ओर निकाले बिना कुछ सोचे समझे गोलियां चलाने लगा। मुझे नहीं पता था वो आवाज़ कहाँ से आई थी और वो चीज़ किस जगह पर थी, पर मैं बस बार बार गोलियां चलाए जा रहा था। मेरी बंदूक से गन पाउडर की स्मेल मेरे फेस को लगातार हिट कर रही थी। मैं तब तक गोली चलाता रहा जब तक मेरी बंदूक खाली नहीं हो गई। और तब मैंने उस चीज़ को महसूस करा। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो कोई बहुत तेज सायरन टाइप की आवाज़ हो, जो कि मेरे पीछे से आई थी। मैं पीछे घूमा तो मेरे सामने और कुछ नहीं, बस एक हाथ था। एक हाथ जो कि मुझे धुएं की तरह लग रहा था। उसके हाथ का रंग इतना काला था कि मैं बता भी नहीं सकता। वो हाथ इतने बड़े थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने एक झटके में मुझे इस तरीके से खींच लिया जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। उसने एकदम से मुझे पकड़ा और मेरे सिर को पेड़ में इतनी ज़ोर से देकर मारा कि एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं उठा तब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ देखूं, पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अपने हाथों से ही मैंने इस बात को महसूस करा कि मेरी दोनों आंखों से खून निकल रहा है। मेरे हाथों की उंगलियों में छोटे छोटे मांस के टुकड़े थे। मैंने अपनी आंखों के पास हाथ लगाकर देखा तो पाया कि मेरी एक आंख काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकली हुई थी और एक आंख थी ही नहीं। मुझे पता चला कि मेरी एक आंख अब निकाल ली गई थी। वो चीज़ वो वहाँ से जा चुकी थी। जो भी चीज़ थी वो उसने मुझे कम से कम जिंदा छोड़ दिया था। शायद उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो कि उसको एक खतरा ना समझने की भूल कर देते हैं। मैं वहीं पर काफ़ी देर तक अपने पैरों पर रेंगते रेंगते वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा और जैसे तैसे करके वहाँ से वापस आया। मुझे कुछ लोगों ने देख लिया और अस्पताल तक लेकर गए। मेरे चेहरे पर उसके 4 नाखूनों के बहुत बड़े निशान थे। एक आंख मेरी जा चुकी थी और अपनी दूसरी आंख से देखने के लिए मुझे कुछ दिन लग गए। पर मैं हमेशा के लिए अब बदसूरत हो चुका था। उसने जो निशान मुझे दिए थे वो अब जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाले थे। ऐसा नहीं है इस घटना के बाद मैंने काम छोड़ दिया। मैं अब भी वहीं पर काम करता हूँ और अब भी हर साल उस सीढ़ी के पास जाता हूँ। कभी कोई मरा हुआ सूअर लेकर या फिर कोई मरा हुआ हिरण लेकर मैं वहाँ जाता हूँ और उसे घसीटता हुआ उसी सीढ़ी के पास ले आकर छोड़ देता हूँ। अब मैं उस जगह को इज्जत देता हूँ शायद जो वो डिज़र्व करती है। जो चीज़ वहाँ पर वो घूम रही है वो शायद अनंत काल तक वैसे ही घूमती रहेगी। बस ये सोचता हूँ काश उस बात को मैंने वैसे ही माना होता जैसे कि मुझसे कहा गया था। कुछ लोग उसे एक बलि कहते हैं जो हम करते हैं, कुछ एक प्रथा उनके पुराने देवता को। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में क्या सोचना चाहिए, पर मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ खो चुका हूँ और अब मैं और ज़्यादा मरे हुए बच्चे नहीं देखना चाहता। मैं हमेशा से जानती थी मेरी बहन लीज़ा को कुछ तो परेशानी है, वो कुछ तो अलग थी। एक शनिवार की दोपहर जब मैं लगभग 10 साल की थी, मेरे मम्मी पापा हमारे दरवाजे से अंदर आए एक छोटी सी लड़की को अपने साथ लेकर। उन्होंने उसका हाथ पकड़ रखा था और उन दोनों के चेहरे पर काफ़ी खिली हुई स्माइल थी।
पर वो छोटी बच्ची, उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। एकदम सुन्न चेहरा था उसका। उम्र उसकी लगभग 4 या 5 साल की लग रही होगी और उसने काफ़ी प्यारी सी पिंक ड्रेस पहन रखी थी और उसने खेल खेल के शायद अपने घुटने गंदे कर लिए थे। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसको नोटिस करी थी वो थे उसके शूज़। वो गंदे से थे, उसके पैर के साइज़ के लगभग 3 गुना बड़े। उसके बाद उससे मेरी उस पूरे दिन कोई बात नहीं हुई, ना मम्मी पापा ने करवाई, ना उस दिन, ना उसके अगले दिन और ना ही आने वाले कुछ दिनों में। यहाँ तक कि वो अगले कुछ दिनों तक अपनी ज़िंदगी में थी इस तरीके से मानो शुरू से वहीं पर थी, उसी फैमिली में। जब मैं 15 साल की हुई और लीज़ा बस 9 साल की थी, तब मेरी मम्मी का एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ। एक आदमी जो कि अपने घर जाने की जल्दी में था, उसने अपने ट्रक से मम्मी को उड़ा दिया। कोई भी भयानक डिटेल मुझे नहीं बताई गई, पर मुझे जो बात पता है वो ये कि लीज़ा मम्मी के साथ थी और वो बिना एक भी खरोच लगे सीधा घर आ गई। वहीं मेरी मम्मी मर गई थी। 4 साल बाद जब मैं 19 साल की हुई और बस कॉलेज निकलने ही वाली थी, बिल्कुल ऐसा ही मेरे पापा के साथ भी हुआ। लीज़ा उस वक्त भी उनके साथ कार में थी। एक बार फिर से उसे बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आई, जबकि वो पापा के साइड में ही थी और वो घर आ गई, पर पापा नहीं आए। मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा। हमारी कोई फैमिली नहीं थी एक दूसरे के अलावा जो कि लीज़ा को अपने साथ रख सके। जिस घर में हम बड़े हुए थे उस घर के खाली कमरे अब बस उसके और मेरे थे। उसका कमरा हमेशा ही हम सबके कमरे से अलग था, फर्स्ट फ्लोर पे सबसे साइड वाला रूम। पर उस पहली रात मैंने जब उसके कमरे के पास गई और उसके कमरे पर जाकर दस्तक दी ये सोच के कि मुझे उसके साथ सोना चाहिए, जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाजे को बस हल्का सा खोला और अपना फेस बाहर निकाला और इस तरीके से करा ताकि मैं अंदर बिल्कुल भी ना देख पाऊँ, और पूछा कि मैं किस लिए वहाँ पर आई हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? इसके बाद वो मुझे कसकर पकड़ के लेटी हुई थी बेड के ऊपर। उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आइज़ एकदम बार बार ब्लिंक हो रही थी, मानो वो कुछ कहना चाह रही थी। समय बीतता गया और लीज़ा लगभग 17 साल की हो गई, लेकिन वो अब भी अपने वही गंदे से काले जूते पहनती थी जो कि शुरू में उसके 3 साइज़ बड़े थे, पर अब उसे लगभग फिट आते थे। वो कभी कभी वो पीछे से आके एकदम से मुझे डरा देती थी, कभी लिविंग रूम में, कभी मेरे खुद के बेडरूम में। मैं एकदम से मुड़ती और उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें देखती और डर जाती। मुझे पता नहीं क्यों उससे हमेशा डर लगने लगता था। उसने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मना कर दिया। काउंसलर ने बोला क्योंकि उसने 2 एक्सीडेंट देखे हैं जिससे मम्मी पापा की डेथ हुई है, इस वजह से वो ऐसा नहीं कर रही है। पर उसके जूते वो उसने कभी नहीं उतारे। वो घर आने के बाद भी जूते पहन रखती, घर के अंदर ही पहने रखती, और वो बेड पे भी रात में उन्हें पहन के ही सोती थी। मैं हर रोज़ सुबह उसके कमरे में जाकर उसको उठाती थी। उसके बाद मैं उसके साथ उसके स्कूल बस स्टॉप तक जाती थी और फिर वापस जाती थी। मैं उसके बाद अपने काम पे चली जाती थी और जब मैं वापस आती थी तो देखती थी कि वो घर में ही रहती थी कई 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 घंटों तक। उसके स्कूल से कई सारे कॉल्स आते, लेकिन वो बताते कि वो स्कूल आई ही नहीं। वो पता नहीं क्यों बहुत ही अलग थी मुझसे, मेरी बहन होते हुए भी। सभी लोग यही बात करते थे। मैं अपने मम्मी पापा से काफ़ी सारे मिलती थी पर वो बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। कुछ तो अलग था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं उसे अपने मम्मी पापा की डेथ का ज़बरदस्ती गुनहगार मान रही हूँ, इस वजह से उसके बारे में ये सब सोचती हूँ। पर जब धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर नज़र रखना शुरू करा तब मुझे पता लगा मैं गलत नहीं हूँ। बचपन में लीज़ा हमेशा जब भी कुछ करती थी, कुछ तोड़ती थी, कुछ भी करती थी, तो वो बस मेरा इल्ज़ाम लगा देती थी। वो बस मेरी ओर देखती और अपनी उंगली को मेरी ओर उठा देती। इसके बाद कोई भी किसी से कुछ नहीं पूछता और मुझे पापा से डांट सुननी पड़ती थी। जब मेरे पापा ने उसके खिलौने के कटे हुए सिर को हमारे पीछे गार्डन के मिट्टी में दबा हुआ पाया, तब उसने एक बार फिर से मेरी ओर इशारा करा और वो बस रोने लगी। मुझे नहीं पता पर मैं क्यों हमेशा उससे डरती रहती थी।
कुछ तो उसमें अलग लगता था मुझे। पर आज आज कुछ अलग था। मैंने लीज़ा को नहीं बताया, बिल्कुल नॉर्मल रखा हर एक चीज़ को। दरवाजे पे दस्तक दी, उसको खाना दिया और उसके बाद उसे बस स्टॉप तक छोड़ने गई। कुछ देर तक मैंने वेट करा और उसके बाद मैं उसके कमरे में गई। दरवाज़ा बंद था और मैं अब ड्रॉर्स के पास जाकर ढूंढने लगी हमारी पुरानी मास्टर की, जो कि मेरे पेरेंट्स के पास थी। अब एक अजीब चीज़ जो मुझे थोड़ी देर बाद मिली वो ये कि मुझे लीज़ा का एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला। मुझे लगा मेरे पास जो है वही उसका असली सर्टिफिकेट है, पर अब लगता है नहीं, अब ये वाला असली उसका सर्टिफिकेट है। इस पर राइट साइड में जो जगह जिसमें पेरेंट्स का नाम आता है वो खाली है और डेट भी अलग है। इसके मुताबिक लीज़ा 10 साल पहले पैदा हुई थी उस डेट के, जो कि अभी वाले बर्थ सर्टिफिकेट में है। पर आखिरकार मुझे चाबी मिल गई थी। मैं इसके बाद उसके रूम में चली गई। उसके रूम में मैं जैसे ही गई एक अजीब सी गंदी बदबू आ रही थी। उसके कमरे में अभी भी वही बेडशीट थी जो कि वो शुरू से यूज़ कर रही थी, बचपन से। मुझे याद है मैं कई बार मम्मी के साथ उसके कमरे में आती थी, देखती थी कि वो गंदी रहती थी। मम्मी जब तक थी तब तक वो धोती भी थी, लेकिन उसके बाद वो कभी शायद उसने धोई भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कर रही है। इसके अलावा उसके कमरे में हर तरफ बस खाने के रैपर्स पड़े हुए थे, जो कि काफ़ी अजीब से थे, और दूसरे साइड रूम के काफ़ी अजीब था। हर तरफ बस ड्राइंग बनी हुई थी, हर तरफ, दीवार के ऊपर, ज़मीन पर, छत पर, सीलिंग पर, हर जगह पर काफ़ी अजीब तरीके की डरावनी सी इमेज थी, जिसमें कार के एक्सीडेंट या फिर कटे फटे लोगों की ड्राइंग बना रखी थी उसने, और सबके चेहरे एकदम काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए से दिख रहे थे। इसके अलावा उसके पास मम्मी पापा और मेरी फ़ोटो भी थी, पर उस फोटो में उसने खून निकाल रखा था, काफ़ी ज़्यादा रेड रंग का कुछ डाल रखा था, और मेरे फेस को आधा काट रखा था। मम्मी पापा के फेस को भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा कर रखा था कि वो बहुत ज़्यादा डरावने से लग रहे थे। एक और चीज़ जो कि हर फोटो के नीचे मैंने देखी वो ये कि हर फोटो के नीचे उसने उल्टे उल्टे पैर बना रखे थे हम लोगों के, जैसे कि मानो हमारे पैर उल्टे हों। इसके बाद मैं उसकी अलमीरा की तरफ बढ़ गई और उस टाइम पर मुझे पता लगा कि वो सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही थी, और मैं शायद इस बारे में बता भी नहीं पाऊँगी। आखिरकार मैंने ज़मीन की तरफ पास से देखा, और तब मैंने देखा ज़मीन पर उसने काफ़ी अजीब चीज़ें कर रखी हैं, जैसे कि ड्राइंग में उसने अजीब से षटकोण बना रखे हैं, और मोमबत्ती और नमक वहाँ पर काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। वो आ गई है, वो घर जल्दी आ गई है। अभी तो बस 11 बजे हैं, उसे घर नहीं आना चाहिए था, लगभग अगले 4 घंटे तक नहीं आना चाहिए था। मुझे मेन गेट खुलने की आवाज़ आई है और मैं अभी यहाँ पर छुपी हुई हूँ। ज़्यादातर तो चुपचाप आती है, पर इस टाइम पर वो काफ़ी भारी कदमों के साथ ऊपर आ रही है। काफ़ी तेज़ तेज़ धप धप की आवाज़ सीढ़ियों से आ रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं इस जगह कई घंटों से बंद हूँ, मेरा फ़ोन बस बंद होने वाला है, और अब मैं पता नहीं क्यों पर किसी को भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। बाहर अंधेरा हो गया है, बाहर पता नहीं वो लीज़ा ही है फिर कौन। वो लगातार सबसे ऊपर आ ही जा रहा है, क्योंकि उसके पैरों की आवाज़ बस आ रही है, लेकिन वो कमरे तक नहीं आ पा रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद खिड़की से बाहर ही कूद जाऊँ, जो कि लगभग 40 फीट ऊपर है, और नीचे कंक्रीट की सड़क। अगर मैं ज़िंदा बच जाती हूँ, आगे क्या होता है बताऊंगी। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। वो मुझे हर जगह दिखती है। कभी वो मुझे अलमारी के पीछे से घूरती है, कभी वो बिस्तर के नीचे से निकलती है, और कभी तो मेरे पास आकर बैठ जाती है। कभी वो मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है, या तो मेरे पैर पकड़कर मुझे खींचती है, और कभी कभी तो वो मेरा गला भी दबा देती है। लेकिन वो सिर्फ मुझे ही दिखती है, इसलिए तो सब मुझे पागल कहते हैं। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, वो सच में है। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की अपने आप से बुदबुदा रही थी। अचानक वो चीखने लगी, तुम वापस आ गई,
जाओ जाओ यहाँ से। तभी वहाँ एक नर्स भागती हुई आई। उसने कमरे की लाइट्स चलाई और चारों ओर देखा तो एक लड़की बिस्तर के एक कोने में लपक कर बैठी थी। वो सामने दीवार की ओर देख देख कर जोर जोर से चीख रही थी। ये देखकर नर्स भागते हुए उसके पास गई और उस लड़की को बहुत समझाया कि वहाँ कोई नहीं है, बल्कि पूरे कमरे में उसके और नर्स के अलावा कोई भी नहीं था। नर्स के बहुत समझाने के बाद वो लड़की कुछ पल के लिए शांत हुई। नर्स ने उसे बिस्तर पर बिठाया और खाना लेने के लिए रूम से बाहर गई। जैसे ही वो बाहर गई, नर्स का फ़ोन बजा। उसे किसी श्वेता का फ़ोन आ रहा था। नर्स ने फ़ोन उठाया और चिढ़कर कहा, क्या हुआ श्वेता, क्यों फ़ोन किया है? सामने से उसने कहा, तुलसी ऐसी क्यों चिढ़ रही है? उस पागल ने फिर से कुछ किया क्या? हाँ यार, परेशान कर दिया इस पागल ने। थोड़ी देर अकेला छोड़ो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तुलसी ने चिढ़ते हुए कहा। श्वेता ने कहा, तो छोड़ क्यों नहीं देती है नौकरी? तुलसी ने जवाब देते हुए बोला, छोड़ ही देती अगर पापी पेट का सवाल ना होता तो। श्वेता तुलसी की दोस्त है और तुलसी एक नर्स है जो अभी एक घर में एक लड़की जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी देखरेख कर रही है। तुलसी और श्वेता आई बात कर ही रहे थे कि कमरे में से ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। तुलसी ये सुनकर कमरे की तरफ दौड़ती है। वो लड़की जिसकी देखरेख करने तुलसी को रखा गया था, जिसे वो शांत करके बस थोड़ी देर पहले ही कमरे से बाहर गई थी, वो लड़की दोबारा अपने बिस्तर पर डर के मारे बुरी तरीके से कांप रही थी। तुलसी ये देखकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, उस लड़की ने उसे देखते ही उसके पास रखी चीजें उठाकर तुलसी पर फेंकना शुरू कर दिया और जोर जोर से चीखने लगी, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगी वरना तुम्हें, चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। तुलसी से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने घर में काम करने वाले नौकरों को बुलाया। नौकरों ने जैसे तैसे उस लड़की को पकड़ा और तुलसी ने उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। वो लड़की इंजेक्शन की वजह से सो गई। इतने शोर की वजह से वहाँ शिवानी रॉय आ गई। शिवानी रॉय उस घर की मालकिन थी और साथ ही में उस दिमागी तौर से कमज़ोर लड़की की माँ भी। तुलसी डर से इंजेक्शन देकर बाहर आई। क्या मेरी बेटी कैसी है अब, ठीक है ना? माफ़ कीजिएगा, लेकिन इतना कहकर नर्स चुप हो गई। शिवानी ने गुस्से के मारे थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन क्या? नर्स ने हिचकते हुए जवाब देते हुए बोला, देखिए, जब मैं पहले यहाँ आई थी तब वो सिर्फ चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन अब तो बात बहुत बिगड़ गई है। अब वो खुद ही ज़ोर ज़ोर से खुद को तमाचे मारती है, खुद ही के नाखूनों को नोचती है और खुद ही खुद को चोट पहुँचाती है। पहले तो वो सिर्फ चली जाओ चीखती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो चीख रही है कि वो मुझे मार डालेगी। लेकिन कमरे में तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होता। और एक बात, ना ही अब वो ठीक से खाना खाती है और ना ही ठीक से सोती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ने लगी है। मेरी मानिए तो जितनी जल्दी हो सके उसे पागल खाने भेज दीजिए, क्योंकि अभी तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन दोबारा होश में आते ही वो क्या करेगी मैं कुछ नहीं कह सकती। ये सुनते ही शिवानी बहुत दुखी हो गई। वो कमरे के अंदर गई और वो उस बेहोश हो चुकी लड़की के पास बैठी और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। वो हाथ फेरते फेरते उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की की हालत बहुत ख़राब थी। उस लड़की के बाल पूरे बिखरे हुए थे। उसका चेहरा कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ गया था। आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे आ गए थे, जैसे कई रातों से वो सोई ना हो। उसके गाल पूरे सूजे हुए थे और लाल थे, जैसे उसे किसी ने तमाचे मारे हों। उसके हाथों पे बहुत सारे इंजेक्शन के निशान थे और नाखूनों के भी बड़े बड़े निशान थे। उसके हाथों और पैरों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे उसे किसी ने ज़ोर से पकड़ रखा हो और बस छोड़ दिया हो। फिर ये सब देखकर शिवानी का दिल भर आया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, ये सब क्या हो गया वर्तिका, ये सब कैसे हो गया? सब मेरी गलती है, सब की सब। मुझे ही तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कहते कहते शिवानी का गला भर आया। वो अपने आंसू कब से रोककर बैठी हुई थी। अब उससे रोका नहीं गया तो उठकर तुरंत ही कमरे से बाहर चली गई। रात हुई और वो रात कुछ ज़्यादा ही डरावनी होने वाली थी। वृतिका जो नर्स के दिए गए इंजेक्शन की वजह से अपने कमरे में सो रही थी, वो इंजेक्शन सुबह का दिया था, इसीलिए अब उसका असर कम हो गया था। उसे धीरे धीरे होश आ रहा था।
घर के बाहर जोर जोर से हवाएं चल रही थी। ऊपर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी अचानक वृतिका के पैर पकड़कर किसी ने उसे जोर से खींचा। जैसे ही उसे महसूस हुआ वैसे ही वो घबरा कर उठी और अपने बिस्तर पर सिमट कर बैठ गई। उसके कमरे में नाइट लैंप्स जल रहे थे। वृतिका ने उसी नाइट लैंप के हल्की सी रोशनी में इधर उधर देखा तो उसे कमरे के कोने में एक काला साया नजर आया। वृतिका को जैसे पता था कि वो कौन था और वैसे ही उसे देखकर वो कांपने लगी। उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। वो काला साया धीरे धीरे वृतिका के पास आने लगा और वो जैसे ही नाइट लैंप की रोशनी में नजर आया उसे देखकर मानो वृतिका की धड़कन ही रुक गई थी। वो साया खून से सने कपड़ों में था। उसमें से काला धुआं निकल रहा था। सिर पे गहरी चोट का निशान था जो अब सड़ गया था और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। होठ सूख कर काले पड़ गए थे और नाखून एकदम बड़े से थे। उसकी आंखें लाल और डरावनी थी और अपने चेहरे से भी ज़्यादा डरावनी मुस्कान के साथ वो वृतिका को घूर रही थी। वृतिका ने डरते हुए उससे भीख मांगते हुए कहा, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ चली जाओ यहाँ से। वो डरावने साए ने मुस्कुराकर अपनी कर्कश भरी आवाज़ में कहा, चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर। बस आज ही की रात है तुम्हारे पास, कल तुम वैसे ही मरोगी जैसे मैं मरी थी। मैं फिर आऊँगी। इतना कहकर वो साया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और ये सुनकर वृतिका ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, नहीं। वृतिका की आवाज़ सुनकर नर्स शिवानी और विशाल, वृतिका के पिता, भागकर वृतिका के कमरे में आ गए। वृतिका को ऐसे चीखते देख शिवानी ने उसे गले लगा लिया और वृतिका ने जिस तरफ वो साया खड़ा था उस तरफ देखकर रोते हुए कहा, माँ मुझे मार देगी, वो मुझे नहीं मरना, प्लीज़ बचा लो। आप कहो ना उससे मुझे छोड़ दे, वो आपकी बात मानेगी, कहो ना माँ। शिवानी ने वृतिका को समझाते हुए कहा, बेटा यहाँ कोई नहीं है, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। विशाल ने वृतिका के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन वृतिका कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती थी। वो बहुत हाइपर हो रही थी, इसलिए तुलसी नर्स ने वृतिका को दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने की वजह से वो सो गई। उसके बाद माहौल थोड़ा ठंडा हुआ और सब अपने अपने रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद शिवानी ने विशाल से कहा, विशाल, वृतिका की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, मुझे लगता है हमें। इतना कहकर शिवानी रुक गई। विशाल ने बोला, हमें क्या? शिवानी ने भरी आवाज़ में कहा, हमें उसकी बधाई के लिए उसे पागलखाने भेज देना चाहिए। वहाँ डॉक्टर राणा 24 घंटे होंगे तो शायद उसकी तबीयत जल्दी सुधरे। विशाल को ये सुनकर पहले तो झटका लगा, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि शिवानी सही कह रही है। विशाल ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, हमें दिल पर पत्थर रखकर भी वृतिका के लिए करना ही पड़ेगा। मैं सुबह ही वहाँ पर बात करूँगा। सुबह हुई। विशाल ने जैसे रात में कहा था कि वो पागल खाने वाले से बात करेगा, उसने अपने वादे के मुताबिक बात करी, जिसकी वजह से खाने 11 बजे वृतिका को लेने के लिए पागल गाड़ी आने वाली थी। सुबह के तकरीबन 10 बजे होंगे और वृतिका अभी भी अपने कमरे में सो रही थी। अभी भी वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही घड़ी में 10 बजे वृतिका ने अपनी आंखें एक झटके से खोली और अपने बिस्तर से उतरकर वो सीधे सीधे चलने लगी। वो भी ऐसे चल रही थी मानो उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। चलते चलते वो सीधा छत पर पहुंची और वो छत के छोर पर खड़ी थी। उसने एक नज़र नीचे देखा और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और उसके बाद एक ज़ोर से आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ मानो कोई भारी सी चीज़ नीचे गिरी हो। आवाज़ सुनकर घर में जितने भी लोग थे सब बाहर आ गए। नर्स बाहर आते ही ज़ोर से चिल्लाई। शिवानी और विशाल वो नज़ारा देखकर ही सुन पड़ गए, क्योंकि सामने वृतिका पड़ी हुई थी, जिसका सिर ऊंचाई से गिरने की वजह से फट चुका था, जिसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। शिवानी अपनी बेटी की हालत देखकर वहीं बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो विशाल ने उसे संभालते हुए कहा, वृतिका अब नहीं रही, खून बहुत बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस घटना के 1 महीने पहले गुजरात के शहर में बड़े से घर में विशाल रॉय, उनकी दूसरी बीवी शिवानी रॉय, जिनके नाम पर एक घर था, और उनकी 2 बेटियां वृतिका और अनोखी के साथ रहते थे। वृतिका शिवानी की बेटी थी और अनोखी विशाल की बेटी थी। दोनों की उम्र लगभग एक जैसी ही थी।
अनोखी के आते ही शिवानी और विशाल का प्यार बट गया था, इसलिए वृत्तिका अनोखी से बहुत जलती थी। अनोखी एक तो उसकी सौतेली बहन थी और ऊपर से वो पढ़ाई में, खेल कूद में और रूप रंग में हर चीज़ में वृत्तिका से आगे थी। दोनों जैसे जैसे बड़ी हुई, वृत्तिका की अनोखी के लिए नफरत बढ़ती चली गई। जब दोनों ने 10वीं पास करी तो अनोखी के वृत्तिका से ज़्यादा नंबर आए, जिस वजह से माँ बाप अनोखी को बड़ा तोहफा देने वाले थे। वृत्तिका को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अनोखी को खेल खेलने के बहाने छत पर ले गई और मौका देखते ही अनोखी को उसने छत से नीचे धक्का दे दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि इसके बाद अनोखी बस वृत्तिका को दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से सब लोगों को लगा कि वृत्तिका को अनोखी की मौत का झटका लगा है और वो पागल हो गई है। अब ये सच तो वृत्तिका के साथ ही खत्म हो गया कि वो अनोखी को मारने की वजह से पागल हुई थी, या फिर सच में अनोखी ने ही उसे आके मारा था। आपको क्या लगता है, हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।